तो आजकल आप सब देख ही रहे होंगे कि हर जगह थोड़ा पॉलिटिकल कंटेंट, कुछ पॉलिटिकल बातें, इन रैप्स, इन मूवीज़, इन सिनेमा, पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा डीप रूटेड है। हाँ, धुरंधर धुरंधर इज़ अ क्लासिक एग्जाम्पल जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जिसके अराउंड पॉलिटिकल डिस्कशंस कुछ ज़्यादा ही शुरू हो चुके हैं। और क्या आप भी अपने आप को उस लीग में समझते हैं जो कि पॉलिटिक्स समझ नहीं पाते हैं? कुछ भी लोग आके बताएं तो मान लेते हैं कि हाँ ठीक है, क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। ऐसा ही बोल रहा होगा भाई, ये बंदा समझदार है, कुछ तो बोल ही रहा होगा, रिसर्च करके ही बोल रहा होगा। बट आप सबकी एक अपनी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग भी तो होनी चाहिए। क्या आपको ये नहीं लगता? इफ़ यू थिंक सो देन यू हैव हिट द राइट वीडियो। लेट्स रोल द इंट्रो। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show. तो चलिए, पॉलिटिक्स को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़। आपने सुना होगा ना, राइट विंग, लेफ्ट विंग, सेंटर, ये सब होता क्या है मेरे भाई? अगर आप ये समझना चाहते हो तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं राइट विंग से। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बट इससे पहले मैं आप सबको एक ट्रिविया देना चाहता हूँ। ट्रिविया मतलब, अगर हम देखें, जो हम लोग राइट विंग कहते हैं या राइट कहते हैं, इसको हम लोग जनरली करेक्ट से एसोसिएट करते हैं। सोचा होगा आपने कि राइट इज़ ऑलवेज करेक्ट, राइट रॉन्ग। बट ये आया कैसे मेरे भाई? इसका सिंपल रीज़न है, एक ट्रिविया है। क्रिश्चियनिटी में पहले माना जाता था, जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस होते थे वो कहते थे कि भाई जो राइट हैंड है, जो राइटी लोग होते हैं या राइट उससे काम करते हैं, वो लोग होते हैं भगवान के लोग, जीसस के लोग। और जो लेफ़्ट हैंड से काम करते हैं या जो उनका डोमिनेंट हैंड लेफ़्ट होता है, वो सेटन के लोग होते हैं। तो मे बी आप लोगों ने देखा होगा कई सारे कॉन्वेंट स्कूल्स में, अब तो नहीं बट पहले ऐसा रहता था कि जो भी लेफ्टी लोग होते हैं उनको ज़बरदस्ती राइट ही बनाया जा रहा था कि नहीं, आपको राइट हैंड से काम करना पड़ेगा। तो वहाँ से निकल के आया कि राइट मतलब करेक्ट है, यू आर यूजिंग द राइट हैंड, यू आर करेक्ट, यू आर यूजिंग द करेक्ट हैंड। लेफ्ट हैंड को इनकरेक्ट बोला गया। मतलब अगर हम आज देखें तो आज के टर्म्स में लेफ्ट इज़ नॉट इनकरेक्ट बट राइट हैज़ रिमेन्ड करेक्ट। बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रिविया है। बट हम शुरू करते हैं इस आइडिया से कि जो राइट विंग आया, राइट विंग की जो बातें आई वो यहीं इसी से निकल के आती हैं, जो हम लोग राइट को करेक्ट मानते थे। तो जब भी हम देखें, हम आज के समाज में भी देखें या पहले भी देखें, जो भी हमारा समाज पहले से चीज़ों को सही मानता हुआ आ रहा है, विच वॉज कंसिडर्ड टू बी राइट या विच वॉज कंसिडर्ड टू बी करेक्ट, बिकेम द राइट विंग आइडियोलॉजी। अगर हम देखें कि अपने कल्चर को बचाना, पहले भी मानते थे यार हमें अपने कल्चर को बचाना चाहिए, हमें अपने लोगों को बचाना चाहिए, तो उस चीज़ को राइट विंग माना, उस चीज़ को राइट माना गया, तो वो राइट विंग की आइडियोलॉजी हो गई। अगर हम इकॉनमी की बात करें तो एक फ्री इकॉनमी, जहाँ पे सरकार को या किसी को भी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है, लोग अपना कमाएंगे, लोग अपना खाएंगे और अपने हिसाब से जिएंगे। जो कोई ज़्यादा पैसे कमाए वो ज़्यादा पैसे कमा रहा है, जो कम कमा रहा है वो कम कमा रहा है, तो वो भी राइट विंग का पार्ट हो गया। समथिंग लाइक अपने रेस के लोगों को आगे बढ़ाना, तो वो भी एक राइट विंग का पार्ट हो गया। अपने रिलीजन को आगे बढ़ाना, वो भी एक राइट विंग का पार्ट हो गया। तो इस तरह से हम देखें तो ये सारी राइट विंग आइडियोलॉजीज़ के कोर कॉन्सेप्ट हैं। अगर हम देखें, इनको एक बकेट टर्म में यूज़ करा जाता है जिसको कहते हैं हम लोग कंजर्वेटिव्स। कंजर्वेटिव्स कौन है? जो आज के ज़माने में भी जो हमारी चीज़ें हम लोग सदियों से सही मानते हुए आ रहे थे, जो विच वॉज कंसिडर्ड टू बी राइट, हम उसको कंजर्व कर रहे हैं, तो दीज पीपल आर कॉल्ड कंजर्वेटिव्स। अगर हम पॉलिटिकल लेंस में देखें कि भाई कौन सी पार्टीज़ हैं जो थोड़ी राइट विंग आइडियोलॉजीज़ रखती हैं, तो समथिंग लाइक, अगर हम रिलीजन के बेसिस पे देखें तो समथिंग लाइक बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, विच इज़ द करंट रूलिंग गवर्नमेंट, वो एक राइट विंग आइडियोलॉजी रखती है। मे बी समथिंग लाइक AIMIM, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, तो AIMIM पार्टी भी वो इस्लामिक आइडियोलॉजी को फेवर करती है, तो वो एक राइट विंग पार्टी है। अकाली दल सिख आइडियोलॉजी को फॉलो करती है, सिख आइडियोलॉजी को आगे प्रमोट करने की कोशिश करती है, तो वो भी एक राइट विंग पार्टी है। तो रिलीजन के बेसिस पे ये सारी पार्टीज़ हो गई। समथिंग लाइक अगर हम कल्चर के बेसिस पे देखें तो कल्चर के बेसिस में समथिंग लाइक तृणमूल कांग्रेस, जो बंगाली कल्चर के बारे में बात करती है, तो तृणमूल कांग्रेस इज़ अ राइट विंग पार्टी जो कल्चर के ऊपर बात करती है, अपने बंगाली कल्चर के उस पर, अपने रीजन के ऊपर वो बात करती है। समथिंग लाइक रेस के बेसिस पे अगर हम देखें तो डोनाल्ड ट्रंप को तो आप देख ही रहे हैं,
वो थोड़ा आज के ज़माने में तो नहीं, बट आज से कुछ कुछ टाइम पहले वो लोग रेस के ऊपर ही बात करते थे और वाइट अमेरिकन उनके कोर वोटर होते थे, तो अपनी रेस को भी बहुत प्रोपोगेट करते थे। आज वो रिलीजन पे शिफ्ट कर चुके हैं, वो क्रिश्चियनिटी के ऊपर शिफ्ट कर चुके हैं, बट आज से कुछ टाइम पहले वो क्रिश्चियनिटी प्लस रेस, द कॉकेशियन पीपल, वाइट पीपल, उन लोगों के अराउंड काम करते थे। रेस का गुड एग्जाम्पल इन इंडिया कुड बी द द्रविडियन पॉलिटिक्स। देखिए ये मतलब एक थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है, बिकॉज आर्यन इन्वेजन थ्योरी आपने सुनी होगी कि ऑल द पीपल हु आर पार्ट ऑफ द नॉर्थ इंडिया आर समवेयर द आर्यन पीपल, while the people from the south are द्रविडियन पीपल। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, हालांकि इसको कई सारे हिस्टोरियंस चैलेंज भी कर चुके हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, दिस इज़ रॉन्ग, बट ये एक पॉलिटिक्स है एंड ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बहुत ज़्यादा चलती है इन साउथ इंडिया। तो द्रविडियन पॉलिटिक्स कुड बी एन एग्जाम्पल ऑफ रेस, जिसमें कंसिडर करा जाता है कि द्रविडियन इज़ अ रेस। तो अपनी रेस को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी रेस के अराउंड काम करने के लिए वो लोग काम करते हैं। इसमें एक कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है कि जब हम लोग एक बात करते हैं राइट विंग आइडियोलॉजी में भी, तो इसमें भी दो पार्ट्स होते हैं। वन इज़ द न्यूट्रल फॉर्म, जिस पे लोग अपने बारे में बात करते हैं और दूसरे के ऊपर कुछ नहीं करना चाहते हैं। तो समथिंग लाइक अगर हम देखें द्रविडियन पॉलिटिक्स की अगर हम बात कर रहे थे, अभी वही कंटिन्यू करते हैं, तो वो ये नहीं कहते कि हम नॉर्थ इंडियंस को ख़राब मानते हैं या परेशान करते हैं या उनके लिए हम अच्छा नहीं करना चाहते हैं। इट इज़ लाइक कि हम अपने लिए काम करना चाहते हैं, हम अपने आप को प्रिजर्व करना चाहते हैं, तो अपने लिए काम करते हैं। दीज आर फॉर्म ऑफ सॉफ्ट राइट विंग आइडियोलॉजीज़। वो ऐसा नहीं है कि एक्सट्रीम पे जाके दूसरों को मार काटना चाहते हैं, कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो जब तक ये सॉफ्ट फॉर्म पे चलता है तब तक नो इश्यूज़। यही हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी भी, हालांकि देयर आर मेनी इंसिडेंट्स जहाँ पे कुछ लोग, कुछ गिने चुने लोग एक्सट्रीम फॉर्म में ही बात करते हैं, तो वो दूसरे रिलीजन के बारे में उल्टा ही बोलते हैं, बट मेजरली उनका आइडिया ये रहता है कि हम अपने रिलीजन के बारे में थोड़ी बात करें और उसको प्रोपोगेट करें। सेम गोज़ फॉर AIMIM, वहाँ पे भी यही है, मेजरली उनका काम फोकस ये रहता है कि हम अपने रिलीजन के बारे में बात करें। कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं जहाँ पे वो एक्सट्रीम बातें करते हैं। सेम फॉर अकाली दल। तो जितनी पार्टीज़ हैं, तृणमूल कांग्रेस भी सेम, जो बाहर से लोग आते हैं, बाहर के लोग हैं, उल्टा सीधा उनके बारे में बोलते हैं। दीज आर पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स, बट अल्टीमेटली ऐसी कोई उनकी आइडियोलॉजी ये नहीं रहती। एक्सट्रीम फॉर्म पे अभी तक कोई भी नहीं गया है। एंड द गुड पार्ट इज़ स्टिल इन इंडिया, हमारा संविधान अभी जिंदा है, हमारा संविधान अच्छे से काम करता है, तो वो ये एक्सट्रीम फॉर्म पे जाने का किसी को भी मौका देता नहीं है। तो अगर आप संविधान के अंदर चल रहे हैं तो आप सॉफ्ट लाइन में चल सकते हैं, इसमें कोई इशू भी नहीं है। तो दिस इज़ द राइट विंग। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी। 1 hour later. लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी समझने के लिए हमें वापस वो ट्रिविया पे जाना पड़ेगा जो हमने आपको बताया था, इफ़ यू रिमेंबर, राइट एंड लेफ्ट। राइट को हम लोग करेक्ट को राइट क्यों मानते हैं? तो इस चीज़ को लेके कई सारे थिंकर्स ने सोचा, मतलब ये बड़ी क्रिएटिव थिंकिंग थी उनकी। कुछ लोग थे जो पॉपुलर इंसान जो इस पर काम करते हैं, जिन्होंने लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी पे खूब काम किया है। दैट पर्सन इज़ मिस्टर कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स भाई यार बड़े समझदार इंसान थे। उन्होंने आउट द बॉक्स थिंकिंग करी। उन्होंने सोचा कि यार जो हमारा समाज सही समझता है, क्या वो सही में सही है? अगर हम कहते हैं कि हम अपने रिलीजन को बचाना चाहिए, हमें इसके अराउंड काम करना चाहिए, हमें क्लोज ग्रुप में रहना चाहिए, तो क्या ये सही है? मार्क्स भाई ने ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया। उन्होंने बोला कि यार जो ये सोचते हैं, जो हमारी आइडियोलॉजीज़ को हम आज भी सही मानते हैं, इसका ऑपोजिट करके देखेंगे तो क्या होगा। अगर हम बात करते हैं कि हमें एक रिलीजन को बचाना है या अपने रिलीजन को बचाना है, तो अगर हम सोच लें कि नहीं, हमें कोई रिलीजन ही नहीं मानना है, हम सब बराबर हैं, हम सब एक है, क्या ये सही रहेगा? कुछ एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लगा। तो जो हम लोग कहते हैं कि राइट का कहीं भी इनकरेक्ट, राइट लेफ्ट कहीं भी इनकरेक्ट से कोरिलेट नहीं हो पाया, इसका कारण यही है कि जो हमने पॉलिटिकल स्फेयर बनाया राइट एंड लेफ्ट, जब लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी आई, जिन्होंने बोला कि यार हम लोग जो हमेशा से राइट समझते हैं उसका ऑपोजिट कुड नॉट बी इनकरेक्ट, उसका ऑपोजिट कुछ और भी हो सकता है, उसका रिएक्शन कुछ और भी आ सकता है समाज में। तो उस आइडिया को लेके हमने लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी क्रिएट करी। लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी वही है जो हम लोग राइट में सोचते हैं, उसका लगभग ऑपोजिट इन एवरी सेंस वो निकल के आता है मोटा मोटा। अगर हम कोर कॉन्सेप्ट समझे लेफ्ट विंग, मिस्टर कार्ल मार्क्स का जो आइडिया था, दैट वाज अराउंड सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। देखो अगर आप थ्योरी में जाएंगे तो उसमें बहुत कुछ डिटेल्स है, बट आपको एक हाई लेवल अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं समझाता हूँ, बिल्कुल अपने यार आसान भाषा में समझेंगे। तो
तो भाई मार्क्स भाई ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग आइडिया निकाला, जो कभी कभी सुनने में फर्स्ट टाइम सुनने वालों को यार कभी कभी स्टूपिड भी लगता है कि यार क्या बोल रहे हैं। द आइडिया इज़ कि हम लोग एक ऐसा समाज बनाते हैं जहाँ पे दो तरह के लोग हैं, जो अभी मतलब उन्होंने नॉर्मली समाज को देखा उस समय, ना कोई रिलीजन ना कोई रेस, इस तरह से उन्होंने देखा ही नहीं। उन्होंने समाज को बस एक लेंस में देखा, दैट वाज अमीर और गरीब। ये जबकि बात है हम लोग हर कोई देख सकता है। तो उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, जो ये हमेशा सही मानते हैं भाई, ये कोई क्लासेस नहीं होती रिलीजन के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, कल्चर के बेसिस पे, ना 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 ना, अपने देखेंगे उल्टा, थोड़ा उल्टा घुमा के देखा उन्होंने देखा कि हम लोग सोसाइटी को डिवाइड करते हैं दो स्फीयर में, रिच एंड पुअर। पुअर को उन्होंने बोला प्रोलेटारिएट, रिच को उन्होंने बोला बोर्जुआ। आपने सुने भी होंगे ये टर्म्स, बड़े इंटरेस्टिंग है। उन्होंने बोला कि यार बोर्जुआ हमेशा लाइफ एंजॉय करते हैं, मस्ती करते हैं, गरीब लोग वर्कर क्लास बेचारे परेशान रहते हैं हमेशा, वो अपना काम करते हैं, ना इतना कुछ कमा पाते हैं। बोर्जुआ न काम ज़्यादा करते हैं ना कुछ करते हैं, और भाई लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट को लेके उन्होंने एक नया आइडिया निकाला। उन्होंने बोला यार क्यों ना हम एक ऐसा समाज बनाएं जहाँ पे न अमीर होगा ना गरीब होगा, सब बराबर होंगे। इंटरेस्टिंग है ना, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हाँ भाई हमें भी चाहिए ऐसा समाज, ना कोई अमीर ना कोई गरीब, सब बराबर हैं, सब अपना काम कर रहे हैं, कोई किसी को रूल करने वाला नहीं है, ना कोई रूलिंग क्लास है, ना कोई क्या कहते हैं सरकार की कोई क्लास है जो सरकार के आइडियाज़ को लेके आएगी। सब अपना काम कर रहे हैं, अपने हिसाब से काम करेंगे, अपना जीवन व्यतीत करेंगे, सबको बराबर पैसे मिलेंगे, सब बराबर काम करेंगे और सब बढ़िया रहेगा। अब इसको एक साइड से सोचो तो जो इन्होंने आइडिया निकाला उसका एक आइडिया रहता है इक्वालिटी का। क्या बढ़िया बात है, इक्वालिटी होनी चाहिए भाई समाज में, बहुत ज़रूरी पार्ट है। बट एक दूसरा आइडिया आता है कि यार क्या ऐसा समाज बन सकता है, जो मैं पहले बोल रहा था ना कि कई लोग सोचते हैं, इट इज़ वेरी स्टूपिड, कि यार ऐसा समाज बन भी सकता है जहाँ पे सब बराबर हो, सब अपना काम कर रहे हैं, ना कोई किसी को कोई काम बताने वाला भी नहीं है कि तुझे ये काम करना है या नहीं करना है, ना कोई मॉनिटर कर रहा है, ना कोई किसी का बॉस है, सब अपना काम बस करे जा रहे हैं। तो ये एक फ्लॉ भी है जो शायद कभी कभी स्टूपिड भी लगता है लोगों को कि यार ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो इसी का आइडिया निकालने, इस आइडियल वे में पहुंचने के लिए, जो हमारा रूलिंग का तरीका था उस वे में पहुंचने के लिए आइडिया निकाला गया कि यार सोशलिज्म भी ला सकते हैं हम लोग। सोशलिज्म में क्या होगा कि कुछ चुनिंदा लोग जो रूल करेंगे, जो पहले सबको अपना काम बताएंगे सोसाइटी को कि यार आपने ये काम करना है, आपने ये काम करना है, आपने ये काम करना है, और इस तरह से चलते रहना है। धीरे धीरे सबको बराबर पैसे मिलेंगे उसमें भी, धीरे धीरे करके जो रूलिंग क्लास है, जो आदमी लोग, जो आदमी या औरतें जो लीड कर रही हैं, जो गवर्नमेंट चला रही हैं, जब उन्हें दिखेगा कि यार समाज में सब सही हो गया, सब बराबर काम कर रहे हैं, वो भी नीचे आ जाएंगे, वो भी वर्कर्स की तरह काम करने लगेंगे, और हमारा एक आइडियल समाज बन जाएगा कम्युनिज्म वाला। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग आइडिया है। बट इसमें देन अगेन वही प्रॉब्लम आ गई जो राइट विंग आइडियोलॉजी में थी। रूलिंग क्लास तो अब भी है ना, अब भले ही वो ये कह सकते हैं कि यार उन लोगों का जो यहाँ पे सोशलिस्ट वाली रूलिंग क्लास है वो इस आइडिया से आ रही है कि हमें सबकी भलाई करनी है और अल्टीमेटली एक दिन हमने कम्युनिज्म में जाना है। बट ह्यूमन ग्रीड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि कभी ख़त्म नहीं होती है। ह्यूमन ग्रीड इंसान को कहाँ से कहाँ ले जा सकती है भाई किसी को पता नहीं है। तो ये एक बड़ा रिस्क रहता है। सोशलिज्म में भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं दुनिया में जहाँ पे एक सोशलिस्ट कंट्री, कम्युनिस्ट कंट्री बनाने की कोशिश करी है। चाइना इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल, यूएसएसआर इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल, क्यूबा इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल। यहाँ पे भी शुरुआत इसी तरह से हुई थी कि यार हम लोग एक ऐसी सोसाइटी बनाएंगे जहाँ सब बराबर होंगे, सब बढ़िया होगा। बट अल्टीमेटली ह्यूमन ग्रीड एंड में काम करती है और ये सारे एक डिक्टेटरशिप बन जाती हैं। तो कई लोग कहते हैं ना कि जो राइट विंग वाले आइडियोलॉजी होती है वही डिक्टेटरशिप बन सकती है, वहाँ पे ही सब उल्टा होता है। टेररिज्म वहाँ पे होता है, जो राइट विंग में ज़्यादा कट्टर अपने रिलीजन के ऊपर चले जाते हैं वो टेररिस्ट बन जाते हैं। सेम चीज़ लेफ्ट विंग में भी हो सकती है। देयर आर एग्जाम्पल्स ऑफ लेफ्ट विंग टेररिज्म एज वेल। उसको हम लोग इंडिया में कहते हैं नक्सलवाद, माओवाद, जो कि भाई अमीर के पीछे पड़ गई और वहाँ पे टेरर फैला रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक्सट्रीम्स बस एक ही एंड में, एक्सट्रीम दोनों एंड में है, दोनों जगह बहुत कुछ हो सकता है। डिक्टेटरशिप भी आ सकती है। अगर आप परसेंटेज टर्म्स में देखें तो लेफ्ट विंग भाई ज़्यादा अडॉप्ट भी नहीं हुआ है। बहुत कम कंट्रीज़ जहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे लेफ्ट विंग आइडिया शुरू हुए थे, तो वहाँ पे ज़्यादातर कंट्रीज़ में डिक्टेटरशिप आई थी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी मतलब डिक्टेटरशिप, ये भी बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। दोनों अपनी जगह सही काम करते हैं, दोनों अपनी जगह सही रहते हैं। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। देखिए पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ तो हम लोग समझ गए, बट इसके अराउंड एक इम्पॉर्टेंट बात हमें समझना बहुत ज़रूरी है,
which is around how we are going to implement this political ideologies in our daily life. देखिए जो हमारी सरकार, जैसे हम लोग ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजी सबसे ज़्यादा वोट गैदर करने के लिए यूज़ करते हैं. पॉलिटिकल पार्टीज़ भी जैसे आप देखेंगे तो उनके कोर वोटर बेस यही पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से डिराइव होते हैं. बट अल्टीमेटली जब वो पार्टी लेट्स से गवर्नमेंट बनाती है ग्लोबली, नॉट जस्ट इन इंडिया बट किसी भी कंट्री में, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में जहाँ इलेक्शंस होते हैं, जहाँ आप अपना वोट बेस बनाते हैं, इंक्रीज़ करते हैं, एंड देन यू वर्क फॉर 5 years 4 years जितना भी आपकी कंट्री में आपको अलाउ करा जाता है अपनी डेमोक्रेसीज़ के हिसाब से, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, तो आप लोग अपना काम, सारी पार्टीज़ अपना काम करती हैं. एंड उस कॉन्स्टिट्यूशन में हर कंट्री के, लगभग हर कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ गाइडलाइंस बनाई गई हैं कि हर सरकार को कैसे काम करना है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो अगर हम लोग सोचें कि आज कोई एक राइट विंग आइडियोलॉजी वाली पार्टी अगर गवर्नमेंट बनाती है, तो ऐसा नहीं है कि अपार्ट फ्रॉम देयर वोटर बेस वो किसी के लिए कोई काम नहीं करेगी. हाँ ठीक है, कुछ हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि वो कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट, ऐसे रूल्स ला सकते हैं, या ऐसे कुछ नई चीज़ें कर सकते हैं वो, जो कि अपने वोटर बेस को या अपने जो कोर आइडियोलॉजी वाले लोग हैं उनके सपोर्ट में कुछ काम कर लें. बट ऐसा नहीं है कि वो दूसरे लोगों को छोड़ देंगे या अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम नहीं करेंगे. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हम भारतीय जनता पार्टी का एग्जांपल्स देखें तो देयर आर मैनी एग्जांपल्स कि यार वो अपनी वोटर बेस को, अपनी आइडियोलॉजी वाले लोगों को खुश करने के लिए बहुत काम करते हैं. बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो दूसरे लोगों के लिए कुछ गलत काम कर रहे हैं. यही सेम चीज़ हर जगह एप्लीकेबल होती है. जो भी आपका कोर वोटर बेस होता है आप उसको खुश करने के लिए करते हो. बट वेन एवर यू आर कमिंग इन टू द गवर्नमेंट देन यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर एंटायर पॉपुलेशन, नॉट जस्ट योर वोटर्स. ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जो हम सबको समझनी चाहिए. एंड इस चीज़ के लिए हम सबको कॉन्शियसली देखना भी चाहिए कि जो भी पार्टी कहीं भी, किसी रीजन में भी या कहीं भी काम कर रही है, वो क्या अपने सारी जनता को इक्वली ट्रीट कर रही है या नहीं कर रही है, जस्ट अकॉर्डिंग टू योर डेमोक्रेसी, अकॉर्डिंग टू योर कॉन्स्टिट्यूशन. हमारा संविधान सबको इक्वल राइट देता है, तो हर कोई इक्वली ट्रीट होना चाहिए. ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए कि कोई, अगर लेट्स से हम लोग देख रहे हैं ना कि अगर लेट्स से कोई फ्री बीज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ऑल्दो आई डोंट लाइक फ्री बीज, बट ठीक है, अगर फ्री बीज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो क्या वो रिलीजन के बेसिस पे हो रहा है या नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है तो भाई बहुत बढ़िया है. बट अगर रिलीजन के बेसिस पे हो रहा है तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है. तो इस तरह से हमें चीज़ें देखनी चाहिए. ऑल्दो हम लोग को, आम लोगों को यार ये प्रॉब्लम लेने की, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. हमें बस ऑब्जर्व करना है, समझना है. बाकी देयर आर सुप्रीम कोर्ट्स और ऑपोजिशन पार्टीज़ खुद भी ये चीज़ें हाईलाइट करती हैं. हमें सब वो सब देखते हैं. हमें बस ऑब्जर्व करना होता है कि क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है. सुप्रीम कोर्ट अपनी जगह काम करेगा, कोर्ट्स अपनी जगह काम करेंगे, बाकी ऑपोजिशन अपनी जगह काम करेगा, वो सबको चेक पे रखेगा और सब चलता रहेगा. दैट्स इट. 1 hour later. अब देखिए, एक क्वेश्चन आप सबके दिमाग में ज़रूर आ रहा होगा कि भाई आपने बता तो दिया लेफ्ट विंग, राइट विंग, सेंटर, मतलब जो बीच का, दोनों के बीच में बात करते हैं वो सेंटर पार्टीज़ हो जाती हैं, सेंटर आइडियोलॉजीज़ हो जाती हैं. तो वो भी अपनी जगह है. बट इसमें सही क्या है? ये क्वेश्चन एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता सकता हूँ कि इसमें कुछ भी सही नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है. देयर आर एग्जाम्पल्स. अगर मैं आपसे पूछूं कि यार अमेरिका ने राइट विंग आइडियोलॉजी, बेसिकली वो कैपिटलिज्म की तरफ गए थे, उन्होंने एक इकोनॉमिक एस्पेक्ट पकड़ा राइट विंग आइडियोलॉजी का और उस पर फुल फोकस करा, दैट इज़ कैपिटलिज्म. कि भाई हम अपनी इकॉनमी पूरी तरह खोल देंगे, सब कुछ रहेगा, लोग ग्रो करेंगे, जितना पैसा जो कमा सकता है वो कमाएगा, अमीर गरीब एक कंपटीशन रहेगा. मतलब जो अच्छा कर सकता है वो अच्छा करेगा, जो अच्छा नहीं कर सकता है वो स्ट्रगल करेगा. तो ये अमेरिका ने सोचा. और वहीं पे यूएसएसआर और करंट डे रशिया, उन्होंने ये सोचा कि यार हम सबको बराबर मौका देंगे. तो उन्होंने लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी, जो कि थोड़ा सोशलिज्म के टर्म्स में था, उस पर काम किया. वहाँ पे भी डेवलपमेंट अच्छा है. अब मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि भाई बताओ, यूएसए ज़्यादा अच्छा है या रशिया ज़्यादा अच्छा है? ये बड़ा ट्रिकी सवाल होगा. कई एस्पेक्ट में यूएसए भी अच्छा है, कई एस्पेक्ट में रशिया भी अच्छा है. और मतलब हम ये तो कह ही सकते हैं ना कि रशिया ख़राब नहीं. अगर मान लो यूएस बहुत ज़्यादा डेवलप कर गया, उसने बहुत अच्छा काम किया, रशिया ने ख़राब किया, ऐसा तो नहीं कह सकते ना. कंपैरिजन में मे बी कई एस्पेक्ट में रशिया नीचे हो सकता है, बट अपने आप में वो ख़राब नहीं है. इससे ये कंक्लूजन निकल के आ सकता है कि यार भाई दोनों आइडियोलॉजीज़ अपनी जगह सही हैं. और हम कोई ज्ञाता नहीं है यार, मैं कोई फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकता हूँ कि यार यही सही होगा, फ्यूचर में देख लेना ये गलत होगा. कोई कह रहा है तो ठीक है, वो अपने कैलकुलेशंस, अपने आइडियाज़ के हिसाब से कह रहा है. और इसी वजह से समाज में डेमोक्रेसी भी आई है कि यार जो चीज़ें हमें नहीं पता है कि हमारे समाज के लिए क्या सही है क्या गलत है, हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते,
तो यार सारे साथ मिल के भाई लोग बहन लोग सब साथ में आएंगे, वोट करेंगे, जिसको जो सही लग रहा है वो आगे चलेगा। कोशिश हमें ये करनी है कि दोनों ही साइड एक्सट्रीम फॉर्म्स ऑफ लेफ्ट विंग या राइट विंग ना पाए, दोनों अपना सॉफ्ट तरीके से जो काम कर रहे हैं, जब तक वो एक दूसरे के बारे में उल्टा नहीं सोच रहे हैं। जो हमारा संविधान है उस पर काम नहीं कर रहे हैं, उसके अराउंड ही काम कर रहे हैं, तब तक सब सही है भाई। जो जिसको मानना है वो माने, जब तक कॉन्स्टिट्यूशनल है तब तक भाई सब सही है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे एक नया आइडिया इसी तरह से हम डिस्कस करेंगे। मे बी समथिंग लाइक अभी शायद हम लोग इलेक्शंस के बारे में बात कर सकते हैं। मे बी समथिंग लाइक बंगाल में इलेक्शन चल रहा है, काफ़ी हॉट टॉपिक चल रहा है, वो भी सोच सकते हैं। और मे बी तमिलनाडु, हर जगह की पॉलिटिक्स के बारे में बात करेंगे थोड़ा थोड़ा, कि क्या है, आपको एक ब्रॉड लेवल पे समझ में आएगा कि भाई चल क्या रहा है भाई पॉलिटिक्स पे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.